हाय स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्नस्ट समीकरण। और इस समीकरण का उपयोग किया जाता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई भी जो विद्युत रासायनिक सेल होता है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका सेल पोटेंशियल पता करने के लिए, अर्थात सेल विभव पता करने के लिए। इसमें नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसके पहले हमने जो भी चीज़ें पढ़ी इस लेसन में, उसमें हम पूरे स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते थे। स्टैंडर्ड कंडीशन का अर्थ है मानक अवस्था, और मानक अवस्था का अर्थ होता है कि हम जब भी विलयन का सांद्रता लेंगे या कंसंट्रेशन लेंगे वो 1 मोल लेंगे। जब भी टेम्परेचर की बात करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और जब भी प्रेशर की बात करेंगे तो 1 atm रहेगा। लेकिन नर्नस्ट समीकरण के द्वारा हम किसी भी विद्युत रासायनिक सेल का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम सेल पोटेंशियल पता कर लेते हैं। और इसके अलावा नर्नस्ट समीकरण हमको ये बताता है कि किसी भी टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रहता है अर्थात सांद्रता रहता है, उसको बदल कर हम कैसे सेल पोटेंशियल पता कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहला है गिब्स फ्री एनर्जी, या जिसको गिब्स मुक्त ऊर्जा कहा जाता है। अब और दूसरा है किसी भी सेल का सेल विभव या सेल पोटेंशियल। अब गिब्स फ्री एनर्जी की बात करूँ तो गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स मुक्त ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है किसी भी निकाय या किसी भी सिस्टम की, जो कि उस निकाय के अंदर स्टोर होती है और वो कोई अच्छे काम को या जिससे कोई कार्य हो सके उस स्थिति में उपलब्ध रहती है। अर्थात मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी के द्वारा कोई भी निकाय अपने विशेष परिस्थिति में उस ऊर्जा का उपयोग करके कोई दूसरा कार्य कर सकता है। अब गिब्स फ्री एनर्जी को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 100 रुपये है और मुझे बाद के भविष्य के दिनों के लिए मैं 50 रुपये उसमें से हमेशा स्टोर करके रखता हूँ। अब बच गए जो 50 रुपये, उस 50 रुपये का उपयोग मैं अपने दैनिक जीवन में रोज़ के खर्च के लिए उपयोग करता हूँ। तो जो मैं पहले से स्टोर करके 50 रुपये रिजर्व करके रख रहा हूँ, उसी को मैं एक प्रकार से गिब्स फ्री एनर्जी बोलूँगा। इसी तरीके से जो हमारा सिस्टम होता है या जो भी पात्र होता है जिसमें हम कोई भी रिएक्शन को पूरा करवा पाते हैं, तो जो पात्र होता है वो भी इसी तरीके से कोई ना कोई एनर्जी स्टोर करके रखता है, जिससे वह जो पात्र है अपने विशेष परिस्थितियों में इन ऊर्जाओं को रिलीज़ करता है, निकालता है, और कोई भी जो कार्य करना होता है उस कार्य को कर लेता है। ठीक, तो ये तो हो गया गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स मुक्त ऊर्जा और जो अपना सेल का सेल पोटेंशियल है या सेल विभव है, उसके बीच में हम संबंध स्थापित करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जिसके द्वारा हमको जो नर्नस्ट समीकरण होता है इसको समझने में आसानी होगा। क्योंकि नर्नस्ट समीकरण का डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसी के आधार पर हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, पहले इनको समझ लेते हैं। यदि गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम डेल जी से डिनोट करते हैं, और ईएमएफ या फिर सेल का सेल पोटेंशियल बोलो, जिसको ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में हम संबंध बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण ले रखा है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल है इसमें सारी प्रक्रियाएं अपने आप होती है, अर्थात स्वतः होती है, जिसको हम बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस। कैसे स्वतः होती है, हम दोनों डिब्बों में क्या है केमिकल लेते हैं और दोनों को पूरा सर्किट से जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है इसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। इलेक्ट्रॉन तो इस साइड से बहता है, लेकिन बिजली इसके ठीक उल्टे साइड से बहने लगता है, जो कि हमको इस वोल्ट मीटर में पता चलने लगता है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब इन दोनों को सर्किट को हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं और बीच में लवण सेतु लगा देते हैं, तो इस साइड से जो जिंक वाला साइड रहता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अब जरूरी नहीं है हम यहाँ पे जिंक या यहाँ पे कॉपर लें, कोई भी हम इलेक्ट्रोड 2 ले सकते हैं, जिससे विद्युत रासायनिक सेल बन जाए। मैं यहाँ पे एक डेनियल सेल का ही उदाहरण ले रखा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो सके। अब देखिए यहाँ पे जो जिंक रहता है, इस साइड से इलेक्ट्रॉन मेरा इस जगह से इधर मूव करता है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, चूँकि अपने जगह को छोड़ रहा है, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा है, इस कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। चूँकि इस जगह से यहाँ पे पहुँच रहा है, तो यहाँ पे बिजली भी उत्पन्न हो जाता है, और जो कि मुझे इस वोल्ट मीटर पता चलता है। तो मैं जो ये मेरा इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है इस जगह से इधर जाने के लिए, इस कार्य को मैं बोल सकता हूँ विद्युतीय कार्य। तो विद्युतीय कार्य की यदि बात करूँ, जो इसका विद्युतीय कार्य रहेगा, किसका, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस जगह से उस जगह फ्लो होने के समय जो ये विद्युतीय कार्य अर्थात इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा, यह निर्भर करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन है कितना चार्ज इस जगह से अर्थात कितना आवेश इस जगह से यहाँ तक फ्लो करा रहा है, अर्थात क्यू पर निर्भर करेगा। और साथ में जब ये यहाँ से फ्लो कराएगा तो इस इलेक्ट्रोड और इसके सॉल्यूशन के बीच, और इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में कितना विभव या कितना पोटेंशियल उत्पन्न हुआ, इस पर भी निर्भर करेगा, जिसको हम ई सेल के रूप में डिनोट करते हैं। अर्थात जब दोनों के बीच जब पोटेंशियल अर्थात विभव उत्पन्न होगा, तो इससे हमको क्या है, सेल विभव अर्थात सेल पोटेंशियल पता चल जाएगा, जो कि वोल्ट मीटर में पता चलेगा। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन का जो विद्युतीय कार्य अर्थात इलेक्ट्रिकल वर्क है, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज अर्थात आवेश, और साथ में यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल अर्थात सेल विभव होगा इस सेल में, उस पर निर्भर करेगा। अर्थात विद्युतीय कार्य बराबर होगा Q इंटू ई सेल। ई सेल अर्थात सेल का विभव, सेल पोटेंशियल, और Q का अर्थ है चार्ज। अब हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है इस पर जो चार्ज होता है अर्थात आवेश, जिसको मैं Q से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्ब। लेकिन हम केमिस्ट्री में बात कर 1 2 3 4 इस तरीके से बात नहीं करते, हम केमिस्ट्री में हर एक चीज़ को गिनते हैं मोल के कंसेप्ट में। तब मैं इसको यदि मैं बोलूँ कि 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे कितना चार्ज होगा, तो मैं सिंपल सा जो मोल रहेगा अर्थात जो एवोगैड्रो संख्या है, इससे क्या करूँगा, इस चार्ज का गुणा कर दूंगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19
कुलाम। ठीक है, अब n0 का अर्थ क्या है 6.022 गुणा 10 की घात 23 और ये क्या हो जाएगा 1.6 गुणा 10 घात ऋण 19 कुलाम। तो इस तरीके से जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आता है 96,485 कुलाम। इसको हम मान लेते हैं लगभग 96,500 कुलाम के करीब और इसका अर्थ होता है 1 फैराडे। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। 1 फैराडे मतलब 96,500 कुलाम होता है, अर्थात 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर हमको कितना मिलता है 1 फैराडे चार्ज मिलता है। ठीक है, अर्थात यहाँ से यदि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ होगा तो जो यहाँ पे इसके फ्लो की वजह से जो चार्ज उत्पन्न हुआ होगा या एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ करंट उत्पन्न हुआ होगा वो हमको मिला होगा 1 फैराडे। ठीक है, तो ये है 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज उत्पन्न करता है वो कितना होता है 1 फैराडे के बराबर। अब चूंकि ज़रूरी तो नहीं है यहाँ से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गया हो, कंटिन्यू ढेर सारे इलेक्ट्रॉन गए होंगे यहाँ से यहाँ और कंटिन्यू बहुत सारी धारा लगातार उत्पन्न होते रहेगी। इसको यदि मैं 1 मोल को n मोल मान लूँ, n मोल अर्थात ढेर सारे बहुत सारे मोल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 फैराडे होता है तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो मैं सीधा से मल्टीप्लाई कर दूंगा n × m। ठीक, और ये जो चार्ज है वो क्यू का मान है। अब इस मान को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस जगह पे, तो इस तरीके से जो मेरे को विद्युतीय कार्य है किसका, जो इलेक्ट्रॉन इस जगह से फ्लो होकर अर्थात जाके इस इलेक्ट्रोड पे पहुँच गया है उसके लिए मैं लिखूँगा NF और ये क्या हो जाएगा E सेल अर्थात सेल का पोटेंशियल। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है यह सेल अपने आप काम करता है, अर्थात यहाँ पे प्रक्रिया होती है स्वतः, यहाँ पे प्रक्रिया स्वतः टाइप की होती है और स्वतः जब प्रक्रिया होती है तो ऊष्मागतिकी का जो हमारा टर्म है स्वतः प्रक्रिया को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस टाइप का रिएक्शन। अब जो स्वतः प्रक्रिया होता है इसको हम ऊष्मागतिकी के रूप में एक प्रकार से इसमें यदि कार्य को दिखाएं, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया होगा तो जो इलेक्ट्रॉन जब गया होगा तो इसमें ऊर्जा की क्या होगी, कुछ ना कुछ हानि हुई होगी क्योंकि यहाँ पे प्रक्रिया अपने आप हुई है। तो ऊष्मागतिकी के हिसाब से यदि मैं देखूँ कार्य को तो इसको मैं लिखूँगा W = ΔG। अब ΔG इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊष्मागतिकी में हम जो कार्य होता है उसको ΔG के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मान होता है वो होता है हमेशा निगेटिव। ठीक, तो जो कार्य होता है वो होता है वास्तव में ΔG अर्थात मुक्त ऊर्जा और उसका मान हमेशा निगेटिव होता है जब प्रक्रियाएं स्वतः अर्थात ऑटोमेटिक हो। ऑटोमेटिक मतलब हमारे बिना किसी छेड़खानी के ये अपने आप होने लगे। हमने सिर्फ यहाँ केमिकल लिया है, बाकी सर्किट को जोड़ा है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप होने लगती है, इसको हम बोलते हैं स्वतः। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब इस हिसाब से देखिए जो ΔG है ये भी एक कार्य है और ये जो विद्युतीय कार्य है ये भी कार्य है। यदि मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दूँ तो क्या हो जाएगा मेरा ΔG = देखिए ΔG क्या होता है निगेटिव कब, जब प्रक्रियाएं अपने आप होती हैं और जो विद्युत रासायनिक सेल है उसमें सारी प्रक्रिया अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस टाइप की होती है, तो उसको मैं निगेटिव के साथ निगेटिव निशान लगा सकता हूँ। साथ में देखिए NFE सेल, तो ये हमको एक डेरिवेशन मिल जाता है, एक फार्मूला मिल जाता है। ये फार्मूला हमको बहुत काम आने वाला है आगे डेरिवेशन बनाने में, इसलिए इसको आपको याद रखना है, अर्थात इसी के आधार पर हम नर्नस्ट समीकरण का डेरिवेशन बना पाएंगे। अब ये कैसे आया है इसको आपने समझ लिया होगा किस स्टेप से हम इसको ला रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे हम मुक्त ऊर्जा अर्थात ΔG और E सेल अर्थात किसी भी सेल के विभव से संबंध स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इसके भी सीधे संबंध पूछे जाते हैं इसी टाइटल से। ठीक, तो इससे यदि संबंध पूछे जाते हैं तो ये जरूर करना है। अब देखिए यहाँ पे ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि जो हम नर्नस्ट समीकरण बनाते हैं वो हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, अर्थात टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे टेम्परेचर कभी भी 25 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, अर्थात 298 केल्विन नहीं होगा, इसलिए ≠ जो प्रेशर है वो कभी भी 1 atm नहीं रहेगा। और क्या बच्चा, जो सांद्रता है अर्थात कंसंट्रेशन है वो भी कभी 1 मोल नहीं रहेगा, अर्थात नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक, ये अमानक स्थिति में, अमानक स्थिति या नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो इसको आप याद रखें। अब मान लो मैं इसी को मानक स्थिति में करूँ, मानक अर्थात टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहे, प्रेशर 1 atm रहे और कंसंट्रेशन 1 मोल रहे, अर्थात सांद्रता 1 मोल हो जाए, तब ये जो मेरा इक्वेशन है इसको मैं क्या कर सकता हूँ ΔG और इसके ऊपर में इस तरीके से नॉट अर्थात 0 का निशान लगा सकता हूँ। ये हमको मानक स्थिति दिखाएगा, हमेशा जहाँ भी लिखा मिलेगा आप याद रखें। ठीक है, = NF और E0 या E0 सेल, ये हो जाएगा हमारा मानक स्थिति में। ऊपर वाला था अमानक स्थिति में ये वाला, और मानक स्थिति में हमने 0 लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे। ये मानक स्थिति अर्थात स्टैंडर्ड कंडीशन में, मानक स्थिति में। ठीक, तो इसको भी याद रखें, मानक स्थिति में हमको ये फार्मूला उपयोग करना है, अमानक स्थिति में ये फार्मूला उपयोग करना है, किसके जगह ΔG की जगह। और ΔG अर्थात मुक्त ऊर्जा या फ्री एनर्जी कहते हैं इसको, ये मुक्त ऊर्जा है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, मुक्त ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा कहा जाता है।
ई क्या है यहाँ पे, सेल विभव है या सेल पोटेंशियल है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसके लिए कंडीशन क्या क्या लगा होगा, इसके लिए कंडीशन यहाँ पे लगा है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको 298 केल्विन बोलते हैं क्योंकि इसका यूनिट केल्विन होता है। कंसंट्रेशन या सांद्रता 1 मोल होती है हमेशा, और जो प्रेशर है वो 1 atm होता है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये कौन से है स्थिति में, हम मानक अर्थात स्टैंडर्ड कंडीशन में यही क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। अब यहाँ डेल जी नॉट का अर्थ है कि मानक मुक्त ऊर्जा बोलेंगे इसको, ये सिर्फ मुक्त ऊर्जा है अर्थात फ्री एनर्जी है, नॉन स्टैंडर्ड में, तो इसको मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। अब इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं मानक सेल विभव, ये सिर्फ सेल विभव है अर्थात स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये, और ये सिर्फ है सेल पोटेंशियल। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसको नोट करिए, फिर हम इन्हीं दोनों के आधार पर, ये जो है इसके आधार पर नर्नेस्ट इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है। और ये रिलेशन भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइटल के हिसाब से सीधे क्वेश्चन इससे आते हैं डेरिवेशन के फॉर्म में, और इसी का उपयोग हम अब आगे करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन को निकालने में। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अब हम पढ़ रहे हैं नर्नेस्ट समीकरण, जिसमें हम उपयोग करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी और जो सेल का विभव था, जिसको हमने थोड़ा देर पहले डिराइव किया था, अर्थात जो एक फार्मूला बनाया था उसकी सहायता से हम इसको डिराइव करेंगे। इसलिए जो पिछला हमने डिराइव किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ जो नर्नेस्ट समीकरण रहता है, इसका उपयोग किया जाता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अर्थात विद्युत रासायनिक सेल का सेल पोटेंशियल अर्थात सेल विभव पता करने के लिए। इसके पहले जो हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या जितने भी हमने विद्युत रासायनिक सेल या जो भी चीज़ें पढ़ी वो सब हम मानक की स्थिति में पढ़ते थे अर्थात स्टैंडर्ड कंडीशन में, जिसमें टेम्परेचर 25 डिग्री रहता था, प्रेशर 1 वायुमंडलीय दाब अर्थात 1 atm, और जो कंसंट्रेशन रहता था वो 1 मोल रहता था सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल पता करेंगे। अब यहाँ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन अर्थात अमानक स्थिति जिसको कह सकते हैं, अमानक स्थिति में यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो कभी भी 25 डिग्री नहीं होगा। 25 डिग्री अर्थात 298 केल्विन टेम्परेचर नहीं होगा, ये कम ज़्यादा होता रहेगा। यदि सांद्रता या कंसंट्रेशन की बात करूँ तो 1 मोल नहीं होगा ये कभी भी, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हुआ करता था। इस तरीके से प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर भी 1 atm नहीं होने वाला है। कहने का अर्थ है कि दो चीज़ें यदि बराबर हो गई अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस ये हो गया, 1 मोल ये भी हो गया, तो ये नहीं होगा बराबर, या फिर इसी तरीके से ये दो चीज़ें हो गई तो ये बराबर नहीं होगा, अर्थात कोई ना कोई चीज़ बदलने वाला है नॉन स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में कोई चीज़ नहीं बदलने वाला था, हर चीज़ फिक्स था, जिसको हम मानक स्थिति बोलते थे। ये अमानक स्थिति में है, और अमानक स्थिति में ही हम सेल पोटेंशियल पता करते हैं नर्नेस्ट समीकरण से। अब इसको हम डिराइव कर रहे हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट डेरिवेशन पूछा जाता है, और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। अब हम इसका जो डेरिवेशन करेंगे, इस डेरिवेशन में हम ऊष्मागतिकी के कुछ टर्म का उपयोग करेंगे। अब ये अपना जो ऊष्मागतिकी का टर्म है ये है डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT ln Q। यहाँ पे ln का अर्थ होता है नेचुरल लॉग और Q का अर्थ होता है रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट का अर्थ होता है एक प्रकार से साम्यावस्था स्थिरांक जैसे, जिसको हम K के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, जिसको हम आगे और समझेंगे कि वास्तव में Q को हम कैसे निकाल पाएंगे। पहले इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं, इसके बाद हम समझेंगे। डेल जी हम थोड़ा देर पहले पढ़े हुए हैं कि डेल जी अर्थात ये क्या है, अमानक स्थिति में इसका अर्थ हमने क्या पढ़ा हुआ है, माइनस NFE सेल। इस तरीके से हमने डिराइव किया, वहीं से हम यहाँ पे मान लिखेंगे माइनस NFE सेल। और ये डेल जी नॉट में क्या है, इसके ऊपर ऐसा लगाते थे हम लोग, और इसके ऊपर इस तरीके से, अर्थात मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, माइनस NFE0 सेल, और इसको मैं ऐसा ही लिख दूंगा प्लस RT ln Q। ln यहाँ पे नेचुरल लॉग है, जिसका अर्थ हम थोड़ा देर बाद समझने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब देखिए इसको हम आगे, यदि मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन निकाल लूँ, ये वाले माइनस को, तो इस माइनस को बाहर रख के मैं इसको लिख सकता हूँ NFE0 सेल, और ये चूँकि प्लस है और ये मैं माइनस को बाहर निकाल रखा हूँ, तो यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ RT ln Q। माइनस क्यों लिख सकते हैं, देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, इस वजह से। अब एक माइनस मेरे को इस साइड मिला NFE सेल। अब देखिए ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा NFE सेल इक्वल टू NFE0 सेल माइनस RT ln Q। उम्मीद है यहाँ तक आपने डेरिवेशन समझ लिया होगा। ये डेल जी क्या है, फ्री एनर्जी जिसको गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। डेल जी नॉट क्या है, डेल जी नॉट है यहाँ पे मानक मुक्त ऊर्जा मानक स्थिति में अर्थात स्टैंडर्ड कंडीशन में, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट है, जिसका अर्थ हम समझेंगे। टी है यहाँ पे टेम्परेचर, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। क्यू यहाँ पे रिएक्शन कोसेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को हम NF से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन मिला है, इसको हम NF से डिवाइड कर रहे हैं, अर्थात NF से भाग देने पर। अब यदि मैं इसको भाग दूं तो ये कैसे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा NFE सेल बाई NF
अब देखिए एक NF दूसरे NF से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू NF E0 सेल अपान NF, ये भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं इनको कैंसिल आउट कराने के लिए, माइनस RT ln Q अपान NF। अब यही NF बचा रहेगा। अब इस तरीके से चूंकि ये कट हो गया इससे भी, ये भी इससे कट आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपान NF ln Q। ये जो हमको डेरिवेशन मिला इसी को नर्नस्ट इक्वेशन कहा जाता है, नर्नस्ट समीकरण। अब इसी डेरिवेशन का उपयोग हम बारी बारी से करते हैं, इसमें मान को थोड़ा सा चेंज करके, मान को थोड़ा चेंज करके का अर्थ है कि ये जो टी है, यदि मैं कंडीशन को थोड़ा थोड़ा बदलते जाऊं तो यहाँ से हमको अलग अलग इक्वेशन बारी बारी से मिलते जाएगा। यहाँ पे पहले इनका अर्थ लिख लीजिए। ई जो सेल है ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अर्थात अमानक स्थिति में सेल का सेल विभव, ये मानक स्थिति में किसी भी सेल का सेल विभव, किसी भी सेल अर्थात विद्युत रासायनिक सेल का। अब विद्युत रासायनिक सेल कई प्रकार के हो सकते हैं, उसमें हमने सिर्फ डेनियल सेल पढ़ा है, लेकिन उसमें ढेर सारे सेल बन सकते हैं, उदाहरण आपको ढेर सारे मिल सकते हैं। आर यहाँ गैस कांस्टेंट है और यहाँ पे इसका मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल पर केल्विन, ये मान होता है। तो ये मान को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो टी है ये टेम्परेचर है, यहाँ पे एन है, एन फैक्टर जिसको मैं निकालना आपको सिखाता हूँ। एफ यहाँ पे है फैराडे, ये इसका अर्थ फिक्स है, एक फैराडे का 96,500 होता है, जिसको हम लिख के सीखेंगे। और ये जो क्यू है इसको बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट का अर्थ होता है अभिक्रिया गुणांक, अभिक्रिया गुणांक। और मुख्य रूप से ये जो अपना इक्वेशन है, ये डेरिवेशन आया अर्थात जो लास्ट का इक्वेशन आया, ये इक्वेशन आपका नर्नस्ट इक्वेशन है और इसी को डिराइव करना होता है। इसको नोट करिए, फिर हम इसमें कंडीशन लगा के इसको और आगे सरल करते हैं, जिससे हमको आपको न्यूमेरिकल बनाने में सरलता होगा। और फिर ये जो एन है, जिसको एन फैक्टर कहा जाता है, जिसको हमने मोल वाले में स्टार्ट किया है पीछे थोड़ा देर पहले, इसको भी हम निकालना सीखेंगे कि जो ये एन होता है, एन वास्तव में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को 1 मोल या फिर एन मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज करके गुणा कर दिया था, तो इसको एन फैक्टर कहा जाता है। इसको भी हम निकालना सीखेंगे। और ये जो क्यू है ये कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ भी सीखने वाले हैं। नर्नस्ट समीकरण अभी थोड़ा देर पहले हमने डिराइव किया था, अब उसमें हम कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, जिससे हमको क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा और डेरिवेशन भी आगे बढ़ जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस RT ln Q अपान NF, ये हमारा नर्नस्ट इक्वेशन था, नर्नस्ट समीकरण था। अब इसमें मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, माना कि हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि इसमें जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मुझे दिया गया है 298 केल्विन, जो कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस भी मिल सकता है। 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन दोनों का अर्थ एक ही है। अर्थात कोई क्वेश्चन दे उसमें ये लिखा रहे टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है। अब ये जो हम इसके द्वारा एक नया फार्मूला जनरेट करेंगे या उत्पन्न करेंगे, इस फार्मूला का उपयोग आपको सिर्फ जब टेम्परेचर 298 केल्विन दिया रहेगा तभी उपयोग करना है। टेम्परेचर यदि बदल दिया जाएगा तो आपको इसका उपयोग नहीं करना है, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर मिल ही जाएगा, लगभग 99% केस में, ठीक है। तो इसलिए आपको इस फार्मूला को सॉर्ट करना पड़ेगा। कैसे सॉर्ट करना है वो देखिए। ये जो आर है, आर को गैस कॉन्स्टेंट कहते हैं, इसका मान हमको ये रखना है 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, ठीक है। उसी तरीके से जो एफ है, एक फैराडे का अर्थ होता है 96,500, तो फैराडे होता था इसलिए 96,500 कूलाम्ब। और जो ln क्यू है, ln क्यू अर्थात नेचुरल लॉग, इसका अर्थ होता है लॉग ई, ये वास्तव में इंटीग्रेशन वाला रहता है और इसका अर्थ होता है 2.303 लॉग का बेस 10, अर्थात एल और साथ में जो क्यू है ये तो क्यू रहेगा ही, ठीक है, हर बार इस तरीके से। ये सिर्फ जो भी मान आ रहे हैं ये सिर्फ ln के लिए आ रहे हैं, ये जो ई तक है और ये लॉग का बेस 10 तक, क्यू सब में कॉमन सा रहेगा। अब ये सारे डाटा मैं इसमें जब पुट करता हूँ अर्थात रखूँ, तो ये मेरे को कैसे दिखने लगेगा, ई सेल इक्वल टू E0 सेल या फिर E0 सेल बोल सकता हूँ, E0 सेल माइनस आर का मान रखिए 8.314 गुणा 298 और एन का मान हमको लिखना नहीं है कुछ, यहाँ पे रहेगा 96,500। और ये देखिए ln क्यूब की जगह हमने लिखा है 2.303, अर्थात मैं यहाँ गुणा करूँगा 2.303 और ये क्या हो जाएगा लॉग 10, लॉग का बेस 10। अब ये क्या हो जाएगा क्यूब। ये सबको जब आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके 96,500 में भाग देते हैं तो ये हमको मिलता है E0 सेल माइनस 0.0591
बटा n और ये आएगा log का बेस 10 Q। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे इसको लाया गया है। अर्थात यदि आप फार्मूला इसका उपयोग करेंगे तो भी यही आखिरी में करना पड़ेगा, इसलिए इस फार्मूला का उपयोग हम डायरेक्ट गणित बनाने में उपयोग कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने समझ ली होंगी। जब भी टेम्परेचर ये मिलेगा 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये सारे काम करने के बजाय डायरेक्ट आप इस फार्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। और जब भी टेम्परेचर बदल जाएगा तो फिर ये सारे स्टेप्स इसमें करने पड़ेंगे, जो कि क्या है, ये नर्नस्ट समीकरण है और इसको भी नर्नस्ट समीकरण ही कहा जाता है, जो कि आपको पुस्तक में ऐसा मिलेगा। अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं ये जो n होता है, जिसको n फैक्टर कहते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है। ये जो q होता है वो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैं आपको q निकालना सिखा रहा हूँ, q वास्तव में क्या होता है। उसके बाद फिर हम n निकालना सीखेंगे, जिससे क्या होगा, आपका कोई भी जो गणित रहेगा नर्नस्ट इक्वेशन से संबंधित, तो सारे गणित आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो ये Q होता है इसको समझ लेते हैं। Q वास्तव में क्या है। Q यहाँ पे होता है रिएक्शन पोटेंट, इसको अभिक्रिया गुणांक कहते हैं हिंदी में। अब ये उसी तरीके से है जैसे साम्यावस्था स्थिरांक पढ़ते थे। अब ये जो Q होता है, Q को हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए। Q का मान हमेशा रहेगा ऊपर में उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट की सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन अपन नीचे में रिएक्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, इस तरीके से ऊपर में हमको उत्पाद रखना है, नीचे में अभिकारक। अब उत्पाद को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट। अर्थात मैं देखो रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ इसको P/R, ऐसा। मतलब ये जो एरो है उसके इस साइड पे जो आएगा रिएक्टेंट, ये यार करते हैं रिएक्टेंट, जिसको अभिकारक कहते हैं, इसको मैं नीचे रखूँगा हमेशा। और इस साइड पे जो भी चीज़ आएगा, चाहे प्रोडक्ट आए या कुछ भी आए, इसको मैं हमेशा क्या रखूँगा, ऊपर में रखूँगा। तो ये साम्यावस्था स्थिरांक या गुणांक की तरह होता है सेम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करेगा, उसको समझिए। देखिए पहला कंडीशन है, यदि मुझे रिएक्शन ऑक्सीकरण वाला दिया रहे तब कैसे निकालूंगा। ऑक्सीकरण वाले स्थिति में अब मैं मान लेता हूँ जिंक का उदाहरण, कुछ भी हो सकता है, मैं जिंक का उदाहरण ले रहा हूँ। जिंक से ये जिंक +2 बन रहा है और साथ में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब मान लो ऑक्सीकरण का स्थिति है, इस स्थिति में देखिए ये अभिकारक हो जाएगा और इधर वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। इन इलेक्ट्रॉनों को हमको नहीं लेना है कभी भी, उत्पाद में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये चीज़ उत्पाद है, जो कि हम यहाँ पे AQ लिखते थे, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लिख भी सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए मैं यदि Q निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा वो समझिए। ये चूंकि उत्पाद है तो देखिए उत्पाद मुझे ऊपर में रखना है, तो जिंक +2 ऊपर रखूँगा इस तरीके से। अब इस तरह के बड़ा ब्रैकेट रख के नीचे में अब देखिए जिंक और ये S। अब Q का मान ये हो गया, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि कोई भी जो मेटल रहेगा, जब भी वो सॉलिड स्टेट में रहेगा अर्थात ठोस अवस्था में रहेगा, तो इसका जो सांद्रता रहेगा, कंसंट्रेशन, ठोस अवस्था में हमेशा 1 माना जाता है। अर्थात ये जो जिंक, ये चूँकि सॉलिड है, अब जिंक की जगह कॉपर रहे या कुछ भी रहे, अर्थात इस तरीके से कोई अगर सिंगल दिखता रहे, हमेशा उसकी सांद्रता क्या मानी जाएगी, इसकी सांद्रता 1 मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ठोस है। ठोस मतलब उसमें सांद्रता रहेगी नहीं, क्योंकि सांद्रता का अर्थ क्या होता है, कोई भी जो सॉल्यूशन है उसमें कितना मात्रा में विलय अर्थात सॉल्यूट घुला हुआ है, अर्थात उसके गाढ़ापन को दिखाता है सांद्रता। और ये तो ठोस एक प्रकार से विलयन ही नहीं होता, सॉलिड फॉर्म में, अब उसकी सांद्रता होगी ही नहीं, तो मैं उसको मान लूँगा 1। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अर्थात यहाँ पे जो Q रहेगा इस केस में, ऑक्सीकरण वाले केस में, उसमें मैं सिर्फ Q का मान क्या लिखूंगा, Zn+2। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अर्थात सिर्फ मुझे इसके सांद्रता से मतलब है, जिंक के सांद्रता से मतलब नहीं है। ठीक, उम्मीद है इसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं समझ रहे होंगे। उत्पाद अपन अभिकारक, देखिए उत्पाद बटा अभिकारक, ये उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट है और ये वाला साइड क्या है, रिएक्टेंट, उसका अपन हम कर रहे हैं। चूँकि ये वाला पोर्शन सॉलिड है, सॉलिड का हमेशा सांद्रता 1 लेना है, इस वजह से हम इसको हटा रहे हैं परमानेंट। तो ये ऑक्सीकरण के लिए Q का मान ये होगा। अब मान लो मैं दूसरा कंडीशन लगा रहा हूँ, दूसरा कंडीशन मेरा हो गया अपचयन वाला, दूसरा अपचयन। अब अपचयन के लिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ कॉपर का। ठीक है, कॉपर में ऐसा होता था Cu+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में इससे क्या बनता था, कॉपर। अब इसके लिए मुझे यदि Q निकालना है, तो ये जो कॉपर है वो सॉलिड है और ये क्या है, ये है एक्वस फॉर्म में। इसके लिए यदि Q अर्थात रिएक्शन पोटेंट, जिसको मैं साम्यावस्था स्थिरांक की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में साम्यावस्था स्थिरांक नहीं है, ये बस उसका तरह व्यवहार कर रहा है इस तरीके से हम फॉर्म में। अब इसमें देखिए ये अभिकारक वाला पोर्शन है पूरा और ये मेरा उत्पाद वाला। मैं किसको लिखूंगा, कॉपर, और सॉलिड वाले को सबसे ऊपर में लिखूंगा और नीचे में कॉपर+2 इसको मैं नीचे रख दूंगा। अब देखिए ये फिर से सॉलिड आ गया। सॉलिड वाला का हमेशा मुझे क्या लेना है, 1 लेना है। क्यों? क्योंकि ठोस की सांद्रता होती ही नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, इसका मान मुझे लेना है 1। ठीक है, उस हिसाब से Q का मान क्या हो जाएगा, Q = 1/Cu+2। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अर्थात अपचयन के केस में मुझे 1/Cu+2 लिखना है और ऑक्सीकरण के केस में डायरेक्ट ये चीज़, ये वाला मान हमको लिखना है। ठीक, तो ये हो गया ऑक्सीकरण और ये हो गया मेरा अपचयन वाला। देखिए मान अलग अलग बदल रहे हैं, लेकिन हम उपयोग वही चीज़ कर रहे हैं बार बार। उत्पाद अपन अभिकारक, देखिए यहाँ पे उत्पाद ये वाला पूरा पोर्शन ऊपर उठा दिया, अभिकारक नीचे रख दिया। चूँकि ये सॉलिड है इसलिए 1 रख दिया, तो ऐसा हो गया। अपचयन वाले केस में देखिए इसको ऊपर रखा, चूँकि ये सॉलिड था, ठोस था, इसलिए इसका मान मैं क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, जो कि यहाँ पे लिखा हूँ।
और इसलिए 1/Cu+2। अब मान लो दोनों अभिक्रिया एक साथ हो। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण का अर्थ समझ रहे हैं? ऑक्सीकरण का अर्थ है कि जब हमको किसी सेल का सिर्फ एक पोर्शन दिया रहे आधा, उसमें सिर्फ ऑक्सीकरण हो और बोल दे उसमें कि हमको किसी सेल का क्या निकालना है, पोटेंशियल अर्थात विभव निकालना है, तब हम इस तरीके से उपयोग करेंगे। अपचयन मतलब अपचयन वाला आधा सेल, हाफ सेल। ऑक्सीकरण का अर्थ है ऑक्सीकरण हाफ सेल, ठीक है। तो ये है ऑक्सीकरण अर्ध सेल, हाफ सेल के लिए ये अपचयन अर्थात अपचयन अर्ध सेल के लिए हम ये तरीका अपनाएंगे। हमेशा हमारा तरीका यही रहेगा, Q = उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। अब मान लो मेरे में दोनों हो रहा है, अर्थात तीसरा कंडीशन मैं लागू कर रहा हूँ, तीसरा अर्थात रेडॉक्स टाइप का। रेडॉक्स में क्या होगा? रेडॉक्स में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होगा, ठीक है। रेडॉक्स अर्थात एक अभिक्रिया मान लो दे दिया जिंक से Zn+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। ये ऑक्सीकरण का हो गया। दूसरा ऑक्सीकरण कर तो समझते ही होंगे, ऑक्सीकरण अंक 0 से +2 हो गया अर्थात बढ़ गया, इसलिए ऑक्सीकरण बोल रहे हैं इसको। और दूसरा रिएक्शन हो गया Cu+2, इसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और बना लिया Cu। ये सब क्या है? सॉलिड है, और ये भी क्या है? सॉलिड। और ये क्या है? एक्वस अर्थात जलीय स्थिति में है, और ये वाला भी क्या है? एक्वस है, जलीय स्थिति में। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब मुझे टोटल रिएक्शन लिखना है दोनों को जोड़ के, जो हमने किसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिखा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जिंक + Cu+2, इधर को क्या लिख सकता हूँ? Zn+2 + Cu। ये क्या है? सॉलिड है, कॉपर, और यहाँ पे जिंक सॉलिड है। अब देखिए ये वाला पूरा पोर्शन अभिकारक और ये वाला पूरा पोर्शन उत्पाद। अब इस केस में मुझे Q निकालना हो तो क्या करूँगा? Zn+2 इसको रखा और ये Cu ये इसको रखा अपन नीचे। देखिए ये क्या है? अभिकारक, ये उत्पाद हो गया, ये अभिकारक। तो जिंक ये क्या था? सॉलिड था, और इसके साथ क्या है? कॉपर +2 ये क्या था? एक्वस था। और हम जानते हैं कि सॉलिड का हमेशा क्या है? कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता क्या होगा? 1। चूँकि देखिए ये कॉपर भी सॉलिड था तो इसकी भी सांद्रता मैं 1 रख रहा हूँ। अभी मेरा जिंक है, ये भी सॉलिड है, इसकी भी सांद्रता 1 रख रहा हूँ, जैसे कि हमने इधर किया क्योंकि सॉलिड थे। तो यहाँ पे जो Q है वो क्या हो जाएगा? Zn+2 अपान Cu+2। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। जब हमारे पास 3 कंडीशन हो, ऑक्सीकरण हो तब ऐसा आएगा, अपचयन हो तब ऐसा। हम उपयोग इसी का कर रहे हैं। आपको वहाँ पे सिर्फ समझना पड़ेगा रिएक्शन कैसा टाइप का है और हमको किसको एक मानना है। एक हमेशा ठोस अवस्था वाले केस में ही मानने हैं। और रेडॉक्स अर्थात 2 अभिक्रिया दिया रहे अर्थात एक पूरा कंप्लीट सेल दिया रहे, तब हमारे पास ये जो Q का मान है वो हम इस तरीके से निकालेंगे। ये एक सैंपल था जिंक और कॉपर का, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा था कि Q का मान हम कैसे निकालेंगे। ऐसे ही और अलग अलग चीज़ों में निकाल सकते हैं। ये जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये आप सिर्फ समझने के लिए उपयोग करें। देखिए Zn+2 ऑक्सीकरण वाला पोर्शन ऊपर आ गया है और Cu+2 अपचयन वाला पोर्शन नीचे आ गया है। ऑक्सीकरण किस में होता था? एनोड में। तो एनोड बटा कैथोड भी केस में लिख सकता हूँ। कब? जब मेरे पास रेडॉक्स रहे तब, एनोड और कैथोड ऐसे। लेकिन इनमें हम नहीं कर सकते वैसा एनोड और कैथोड, ठीक है। तो आप याद रखें ये आधा सेल था और वो पूरा सेल था, इसको नोट करिए। फिर हम इसमें से अभी हमने क्या सीखा? हमने ये चीज़ सीखा Q कैसे निकालेंगे। और Q का अर्थ क्या होता है? Q उत्पाद अपान अभिकारक। इसको हम AB और CD करके इस तरीके से पढ़ते थे। देखिए A+B और इधर से C+D। तो इसको मैं K करके बनाता था CD अपान AB। जो हम कर रहे हैं इसी तरीके से तो कर रहे हैं ना। ये उत्पाद है मेरा, अब ये अभिकारक है, उत्पाद बटा अभिकारक, ठीक। इसी फॉर्म में हम इसको कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि हम यहाँ सिचुएशन देख रहे हैं, सांद्रता हमको किसको लेना है किसको नहीं लेना है। सॉलिड वाले का कभी नहीं लेना है, एक्वस वाले का ही लेना है। इस तरीके से हमारे पास 3 कंडीशन बनते हैं। ऑक्सीकरण का अलग बनता है, ये अपचयन का ये हो गया, और रेडॉक्स वाला अर्थात दोनों ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ हो उसके लिए ये हो गया, जिसमें हमारा ये इक्वेशन आ गया, ठीक। ये इक्वेशन रटने नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। ये डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक पूछे जाते हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। कंडीशन क्या है इसका? यदि टेम्परेचर आपको इतना मिले तब ऐसा करना है, नहीं मिलेगा तो आपको शुरू से जैसे मैं इसके बाद ये सारा चीज़ किया हूँ वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे। इसको नोट करिए। फिर ये एन को कैसे निकालना है ये सिखाता हूँ, क्योंकि हमने तो क्यों निकालना सीख लिया, ये सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। ये मान दिया रहेगा आपको, ठीक है, ये मान भी दिया रहेगा। अब यहाँ पे इसको हम कैसे निकालेंगे ये निर्भर करेगा क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। जैसे मान लो ऑक्सीकरण वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऑक्सीकरण वाला क्वेश्चन है तो ऑक्सीकरण मतलब समझ सकते हैं ऐसा ई लिखा रहेगा और ये जिंक और ये Zn+2, जिंक से Zn+2 अर्थात ऑक्सीकरण विभव ये, तो ऐसा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जिंक Zn+2, उसी तरीके से जिंक Zn+2। और मान लो अपचयन रहेगा तो क्या हो रहा है, कॉपर +2 से कॉपर हो रहा है, तो फिर इसी तरीके से ई लिखूंगा Cu+2 से Cu अर्थात अपचयन, और वो यहाँ साइड पे लिखे रहेंगे, जिसको मैं आपको न्यूमेरिकल अर्थात इस अंक गणित इसका बताते समय आपको अच्छे से समझा दूंगा। जल्दी से नोट करिए, फिर एन को निकालेंगे। अभी तक हमने नर्नस समीकरण में क्यू निकालना सीख लिया है। कोई क्वेश्चन देता है तो क्यू अर्थात रिएक्शन पोटेंट या कोसेंट कैसे निकालेंगे अर्थात अभिक्रिया गुणांक, और हमारा इक्वेशन हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस
0.591 बाई n, और ये था log का बेस 10 और q, ये चीज़ हम निकालना सीख चुके हैं। अब n का अर्थ समझते हैं। n यहाँ पे है n फैक्टर, अब n वास्तव में यहाँ पे क्या दिखाता है, n दिखाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। किन इलेक्ट्रॉनों की संख्या? भाग लेने वाले किसमें? रिएक्शन में। ये देख के आपको समझ में आ जाएगा। अब ये कंडीशन निर्भर करेगा कैसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है उस पर। जनरली मैक्सिमम केस में आपको देखने में समझ में आ जाएगा। अब देखिए एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। एन फैक्टर अर्थात ये एन वास्तव में हम मोल के रूप में उपयोग करते थे। एन मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, जिसको 96,500 कूलाम लिखते थे। अब एन मोल वास्तव में हम वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही बोल रहे हैं कि एन मोल जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम कैसे पता करेंगे किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, तो सबसे पहले कोई यदि अम्ल रहता है, अम्ल का केस है, तो अम्ल के केस में जो H+ आयन रहते हैं उनकी संख्या ही वास्तव में n फैक्टर होती है। कैसे होती है ये देखिए। इसको हम किस में पढ़ चुके हैं? इसको हम नॉर्मलता वाले सेक्शन में भी पढ़ चुके हैं, विलियन वाले लेसन में। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ें, वहाँ पे नॉर्मलता का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ हूँ, वहाँ पे n कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे भी इसका ज़रूरत पड़ता है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अब H+ आयन अम्ल में रहेगा, वही क्या रहेगा वास्तव में n रहेगा। अब कैसे निकालते हैं देखिए, जैसे H2SO4 है, इसमें जो n का मान है वो है 2। कैसे? 2 हाइड्रोजन है इस वजह से। HCl है, इसमें n का मान है 1। क्यों? क्योंकि 1 हाइड्रोजन है। अब मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HSO4 और ये माइनस, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा? 1। ये निर्भर करेगा हमारे पास कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो अम्ल के केस में हो गया। इसी तरीके से और भी कुछ हो सकता है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, यहाँ पे n का मान 2 आएगा इस तरीके से। ठीक, ये हो गया अम्ल के केस में। यदि मुझे क्षार दिया रहे अर्थात बेस दिया रहे, तो बेस के केस में n का मान OH- आयन के ऊपर निर्भर करेगा, कितने OH- आयन है। जैसे मैं मान लो लिख देता हूँ NaOH, तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH एक बार है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ CaOH ट्वाइस, तो यहाँ पे OH 2 बार है, इसलिए n का मान क्या कर दूंगा मैं? 2 लिख दूंगा। इसी तरीके से और भी अलग अलग हम निकाल सकते हैं क्षार में। ये तो क्षार के केस में हो गया। लवण यदि दे देता है मेरे को, लवण अर्थात साल्ट, अब तो उसमें हम आयन को देखेंगे कि वो कितने तरीके से आयनों में टूट रहा है। जैसे NaCl दे देता है, तो NaCl एक लवण है, ये टूटेगा हमेशा Na+ और Cl-। अब यहाँ पे मेरे को सिर्फ आयन को देखना है, ऐसा नहीं है कि प्लस को या माइनस को, दोनों हमेशा बैलेंस में ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पे n का जो मान रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना धन है उतना ही ऋण है, इसलिए एक ही लिखूंगा मैं हमेशा। आपको जो भी नर्नस्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे उसमें साल्ट वगैरह के केस बहुत कम मिलेंगे। अब आयन की बात करूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि मेरे पास आयन है तो सीधा आयन को देख के पता चल जाएगा कि कितने n का मान क्या होगा, अर्थात n फैक्टर का। जैसे मान लो मैं Zn+2 लिखता हूँ, तो यहाँ पे n का मान 2 हो जाएगा। Al+3 लिख देता हूँ, तो यहाँ n का मान 3 हो जाएगा। ये ठीक है। यहीं पे यदि Cu+2 लिखता हूँ तो n का मान हो जाएगा अपने पास 2, अर्थात n = हो जाएगा 2। अर्थात इसके ऊपर में जो घात लिखे रहेंगे वही वास्तव में क्या हो जाएंगे? n के मान। तो ये घात को देख के आपको समझ में आ जाएगा n का मान कैसे निकालेंगे आयन के केस में। यही केस आपको मदद करेगा कि इसमें नर्नस्ट समीकरण का क्वेश्चन बनाने में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। इसको नोट करिए। फिर लास्ट हम इसको कनेक्ट करते हैं। जो अपना नर्नस्ट समीकरण है उसमें जो ये Q का मान है, ठीक है, इस Q का मान मैं इस साम्यावस्था स्थिरांक अर्थात Kc से रिलेट करता हूँ। अर्थात साम्यावस्था स्थिरांक और नर्नस्ट समीकरण में क्या संबंध होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद जो पार्ट 2 मैं लाऊंगा इसका, उसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन सारे जो कॉन्सेप्ट में बताया उनको आप सिखाने वाला हूँ। अब हम आज का अपना तीसरा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। शुरुआत में हमने क्या किया था? डेल जी अर्थात गिब्स फ्री एनर्जी और साथ में सेल के सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखा था, जिसका हमने उपयोग किया नर्नस्ट इक्वेशन में। इस तरीके से हमने नर्नस्ट इक्वेशन के साथ 2 कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम तीसरा देख रहे हैं कि जो अपना नर्नस्ट इक्वेशन है या नर्नस्ट समीकरण है वो साम्यावस्था स्थिरांक से कैसे कोरिलेट करता है, अर्थात हम इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं। देखिए, साम्यावस्था स्थिरांक को हम Kc या फिर इसी को बोल देते हैं KEQ। EQ का अर्थ होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अर्थात साम्यावस्था स्थिरांक। और साम्यावस्था में क्या होता है? साम्यावस्था का यहाँ पे अर्थ है कि जो विद्युत रासायनिक सेल है वो लगभग धीरे धीरे उपयोग होते होते उस जो सेल है उसका सेल पोटेंशियल लगभग 0 हो जाए, उस अवस्था को हम बोलेंगे साम्यावस्था। अब पहले नर्नस्ट समीकरण लगाता हूँ। हमने नर्नस्ट समीकरण देखा है, यदि मेरा टेम्परेचर 298 केल्विन रहे या फिर 25 डिग्री सेल्सियस रहे, तो इस स्थिति में नर्नस्ट समीकरण ये होता था E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपान n, और इधर क्या करते थे हम लोग? लॉग का बेस 10, और ये होता था Q और n निकालना आपको सिखा दिया गया है, तो मेरे ख्याल से उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये है अपना 591। तो ये डाटा हम पहले भी निकाल चुके हैं नर्नस्ट इक्वेशन में, इसलिए मैं इनको एक साथ बता रहा हूँ। ये हम रिलेशन देख रहे हैं नर्नस्ट इक्वेशन और साम्यावस्था स्थिरांक के बीच में। ठीक है,
अब साम्यावस्था स्थिरांक किसको बोलेंगे यहाँ पे? साम्य पर। कोई भी जो विद्युत रासायनिक सेल रहेगा वो साम्य पर कब रहेगा? जब जो सेल का सेल विभव है अर्थात ये हो जाए 0, तब हम उसको बोलेंगे साम्यावस्था। अब साम्य पर या इक्विलिब्रियम पर, या इसी को हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम, इसका अर्थ होता है कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है वो सेल के जो भी केमिकल थे ऑक्सीकरण और अपचयन अर्थात एनोड और कैथोड वाले पार्ट्स में, वो सारे केमिकल धीरे धीरे समय के साथ बिजली का उत्पादन करते करते क्या हो गए? समाप्त हो गए। समाप्त हो गए तो क्या हो गया? उसमें करंट का बनना बंद हो गया। करंट का बनना बंद हो गया अर्थात ई सेल का मान क्या हो गया? 0। अब इसको मैं इसमें रिप्लेस कर रहा हूँ, और चूंकि हम किस में ले रहे हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसमें मैं Q का मान क्या कर दूंगा? Kc कर दूंगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने समझ ली होंगी। हमको ये करना है साम्यावस्था स्थिरांक जब करेंगे तो सेल का मान 0, क्योंकि साम्यावस्था पर जो सेल है हमारा काम करना बंद कर देगा, 0 हो जाएगा, उसके सारे केमिकल्स खत्म हो जाएंगे, इस वजह से साम्यावस्था पर 0 माने जाएंगे। ठीक है, अब इस मान को मैं यहाँ पे रखूँ तो ये हो जाएगा इस समीकरण में 0, और ये हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.0591/n, और यहाँ पे लॉग का बेस 10, और Q की जगह मैं क्या ले रहा हूँ? Kc। और Q को निकालना यदि आपने सीख लिया है तो Kc को भी निकालना आपने सीख लिया। Kc यहाँ पे क्या है? साम्यावस्था स्थिरांक है, जिसको Keq भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इस तरीके से मैं इनको क्या करूँ? ये वाला जो E सेल है, इस E सेल को अगर इस साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस E0 सेल। E0 क्या है? ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे जिसको हमने पढ़ रखा है पहले, मतलब मानक स्थिति में सेल का सेल विभव है, और ये हो जाएगा माइनस 0.0591/n लॉग का बेस 10, और ये क्या है? Kc। देखिए ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा अर्थात कट जाएगा, तो ये काट दिया मैंने। अब इसको क्या करना है मुझे? सीधा से इसके साथ गुणा करो, तिर्यक गुणा, क्या हो जाएगा? E0 सेल इंटू n, और ये इधर हो जाएगा 0.0591, और इधर लिख दूंगा मैं लॉग का बेस 10, और ये Kc। ठीक है, अब इस डाटा को मैं इसके नीचे पूरा ट्रांसफ़र कर दूँ तो मेरा को इक्वेशन मिल जाएगा E सेल इंटू n अपन 0.0591, और इस साइड पे हो जाएगा लॉग का बेस 10, और ये हो जाएगा Kc। ये इक्वेशन हमको बताता है कि साम्यावस्था स्थिरांक और जो नर्नस समीकरण है उसके बीच में क्या संबंध है, तो उसके बीच में ये संबंध है। उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो भी मैं आज पढ़ाया। ठीक है, थैंक यू।